हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है ना, चैप्टर नंबर 9, पहले ये 10 हुआ करता था, लेकिन नई जो बुक आई है नई शिक्षा नीति के अनुसार अभी ये चैप्टर नंबर 9 हो गया है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम मक्खन की तरह समझाऊंगा चित्रों की सहायता से, वीडियो की सहायता से। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश होती क्या है, ठीक है। आपको ना वीडियो में थोड़ी सी मेरी मूवमेंट लैग लगेगी, क्योंकि सेटिंग थोड़ी सी अजीब हो रही है और मेरी थोड़ी सी आवाज़ प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसको हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको इग्नोर करना, बाकी कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहले अगर हम बात करें बच्चों, प्रकाश क्या होती है। अगर एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर इस रूम में, ठीक है, बिना प्रकाश अगर नहीं होगा, सारे लाइट्स बुझा दे, अब सूर्य रात हो सपोज करो, क्या तुम मुझे देख पाओगे? तो नहीं देख पाओगे ना। तो बिना प्रकाश की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश के गुण क्या है। एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ पूरा देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट में सब समझ में आ जाएगा। प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की जो किरण होती है ना, वो सीधी रेखा में आती है, ऐसे ऐसे आती है। ये नहीं कि यूं यूं आएगी, ऐसे नहीं होती, हमेशा सीधी रेखा में आएगी। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हर चीज़ के लिए इसको माध्यम की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश को जाने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। माध्यम समझते हैं ना, जैसे कोई वस्तु हो गया, कोई चीज़ हो गई, वो माध्यम के कैटेगरी में आता है। तो प्रकाश को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। आप वो कहीं पे भी संचरण कर सकता है। वो बंद कमरे में चल सकता है, पाइप के अंदर से जा सकता है, ठीक है, किसी छेद से जा सकता है। प्रकाश कहीं से भी गुजर सकता है, आ सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब खुला वातावरण, सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको ना सी से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे याद कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस पर प्रश्न भी आता है और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है बच्चों। पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों में से किसी एक की परिभाषा और इसके नियम लिखने के लिए बड़े नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर का नाम भी वही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक दर्पण दिख रहा होगा, ये शीशा है, ये शीशा है। तो मैं आपको चित्र की मदद से समझाऊंगा कि भैया क्या होता है। हम जो पढ़ाएंगे इस बार, हमने कॉन्सेप्ट को और निखारा है। हम हर एक चीज़ को वीडियो की ग्राफी के माध्यम से समझाएंगे। पहले मैं सिर्फ पढ़ाता था, नोट्स बनवाता था, अब क्या है, हम हर एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे। बाकी यूट्यूबर के कंपैरिजन में अगर आप हमारे वीडियो की तुलना करोगे तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। सो देखिए क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। देखो क्या होगा, प्रकाश, ये देखो, ये लाइट है हमारी, ठीक है, टॉर्च लाइट, ये आई, यहाँ से टकराई और उधर वापस चली गई, ठीक है। तो ये होती है आपतित किरण, ठीक है। और ये जो वापस चली गई उधर, वो ये होती है परावर्तित किरण। अब देखिए क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु हमारा दर्पण है, पड़ती है, तब वह किरणें उस वस्तु अथवा सतह से टकराकर, इससे टकराकर लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सिंपल। और एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके नियम क्या हैं वो आपको दिखाता हूँ। सो देखो, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई, और ये हमारी आपतित किरण हो गई, ठीक है। फिर ये टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई।
तो ये इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, तो दो नियम है इसके। ये जो चीज़ है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, दर्पण हुआ। ठीक है, जैसे आईना वगैरह। और देखो क्या पहला नियम क्या होता है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण जो हमारा आई है, ठीक है, ये जो हमारा आपतित किरण आई है ना, और ये परावर्तन किरण जो आर है, वो आपस में बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में समान होते हैं, यानी कि आई आर के बराबर होता है। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है, ये जो आपतित किरण है, ये वाला किरण, ठीक है, और उसके बाद ये जो रेखा है ना बच्चों, लाल लाल, ये अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब क्या होता है, ये जो रेखा है ना, इस दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण है, ये जो अभिलंब है, और ये जो परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही माध्यम में रहते हैं। आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम है। तो आपने प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये सीखा, और इसके दो नियम भी सीख ली बड़े आसानी के साथ। 2 बार पढ़ोगे है ना, और 1-2 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएगा। ये कोई चीज़ रटने वाली नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे 2-3 बार, वैसे ही समझ जाओगे और अपने भाषा में लिख भी दोगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रतिबिंब। देखो यहाँ पर ये आपके सामने दर्पण है। ठीक है, दर्पण जिसमें आप रोज सुबह निहारते हो, अरे भाई कैसा लग रहा हूँ आज। ठीक है, दर्पण है और ये तुम खड़े हो उसके सामने। तो प्रतिबिंब क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो देखो, तुम देख रहे थे और यहाँ पे तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है। जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और जो हमें दिखता है ना, वो उल्टा होता है प्रतिबिंब। कभी कैसा होता है, उल्टा। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो आपका दायां वाला उधर बायां हो जाता है, और इधर बायां वाला उधर दायां हो जाता है। प्रतिबिंब हमेशा आपको उल्टा दिखेगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जो हम, जैसे मैं एक वस्तु हूँ, दर्पण के सामने जो मेरा एक दिख रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब जैसा है वैसा ही, और आभासी मतलब प्रतिबिंब वैसा ही होगा लेकिन छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा, आभासी प्रतीत होता है। मैं आपको आभासी का उदाहरण देता हूँ। जैसे आपके मोटरसाइकिल होती है या कार है, उसके यहाँ पर एक क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। कैसा दर्पण होता है अभी आगे बताऊंगा। उस दर्पण में आप देखते हो पीछे का पूरा ट्रक लॉरी इतना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो ट्रक लॉरी पूरे उस छोटे से उसके अंदर आ जाता है, तो वो हुआ आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और वास्तविक मतलब जैसा है वैसा दिखना वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित होगी तब होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, और उसके साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है हमेशा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती नहीं है, होती प्रतीत होती हैं। उसके साथ साथ इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये
वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। प्लीज़ बच्चों इसका नोट्स भी आप खुद से हैंड रिटन बनाते रहना तो बढ़िया होगा। अगर आपको इसका फुल नोट्स चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, mathematicanalysis.in पर जाकर वेबसाइट पे। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? अब दर्पण क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सब बताऊंगा, उनके उपयोग क्या हैं आगे, अभी सब कुछ मिलेगा। समतल दर्पण की अगर मैं बात करूं क्या होता है, जैसे आईना है हमारा, रोज सुबह शाम हम खुद को निहारते हैं, बाल सेट करते हैं ना, और लड़कियां लिपस्टिक पोतती हैं, तो जो भी चीज़ हम करते हैं समतल दर्पण में करते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, ये देखो, ये जो हमारा दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण में क्या आर पार नहीं होता है। एक तरफ तो आईना टाइप होता है, दूसरी तरफ कली करके रखते हैं। कली मतलब पेंट टाइप करा हुआ होता है। अगर वो पेंट नहीं होगा तो वो आर पार दिखने लगेगा, प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, फिर खुद को हम नहीं देख पाएंगे उस पर। अगर ये कली नहीं होगी उसमें, ये पेंट नहीं होगा उसमें, तो ठीक है, ये समतल दर्पण है। अब इसमें कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारी एक वस्तु है ए बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये तुम हो, सपोज करो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ना तुम खड़े हो, ये मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है। ये दर्पण पे इसका ये गया और ये टकरा कर ये इससे इधर ये वापस आ गई, ठीक है। और ये जो कोण है और ये जो कोण है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। तो ये उसका जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये इधर बनता है, इसीलिए प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि ये पीछे बनता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी ये U क्या होता है और ये V क्या होता है? U होती है जो वस्तु आपकी है, ये दर्पण है, दर्पण के सामने रखी हुई है वस्तु है। ये वस्तु थी, हम ये सपोज ये तुम थे ना, और ये दर्पण था, दर्पण से तुम्हारी तक की जो दूरी होती है ना उसे हम U से वर्णित करते हैं, ठीक है। और दर्पण से और ये जो प्रतिबिंब बना, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से वर्णित करते हैं, ठीक है। सीधा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन उल्टा होता है, लेकिन सीधा बनता है, ठीक है। अब ये चीज देखो कैसा बनता है इसका प्रतिबिंब, आभासी बनता है और सीधा बनता है। मैंने बोला था प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना वस्तु होगा ना उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब भी बनता है। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। देखो यहाँ से अगर दूरी 10 सेंटीमीटर है तो जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी ना वो भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ये आपको चित्र देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, पार्श्व प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा टाइप। ऐसा उल्टा नहीं कि ऐसे पलट दिया, ऐसा वाला उल्टा नहीं। जैसे ये हम दर्पण के सामने करेंगे, ये हमारा जो अभी ये मेरा बायां है ना उसमें दायां दिखेगा, और ये मेरा जो दायां कान है उसमें बायां दिखेगा, ठीक है। बाईं आंख दाईं, दाईं आंख बाईं, ये होता है पार्श्व परिवर्तन, ऐसा प्रतीत होता है हमें, ठीक है। बच्चों हर एक चीज़ को डिटेल में आसानी के साथ समझते हुए लिख रहे हैं, आपका प्रॉपर नोट्स भी बन रहा होगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो गोलाकार होता है, ठीक है। अब इस दर्पण कैसा था? सीधा था तो उसे समतल बोल रहे थे। अब ये ऐसा दर्पण आएगा जो गोलीय भाग के रूप में हो, गोलाकार होगा, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, डिटेल में हम सीखेंगे। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर बाहर की ओर वक्रित होता है। देखो ये जो तल है ना ये अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित ऐसा होगा, वक्रित ऐसा। तो वक्रित को आप गोलीय आकार से समझ सकते हैं, ऐसा मुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण
कि प्रकार की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखो अब एक चीज आपको बताता हूँ, ये हमारा दर्पण हुआ ना, तो ये हमारा क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ से मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है, ये जो रेखा गई है ना, इसे ये पी लिखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा केंद्र होता है, ठीक है, और ये जो रेखा गई है मुख्य पी से होते हुए, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और इस केंद्र से और इस मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ अभी आपको डेफिनेशन भी लिखा हुआ मिलेगा आगे, टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए ये आपकी आंखों के सामने मैंने ले लिया, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। क्या होता है, पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। ये चैप्टर आप अच्छे से सीख गए ना, तो 10वें के साथ 11वां जुड़ा हुआ होता है, 10वां अगर आ गया 11वां ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समझ रहे हैं ना, जिसमें प्रकाश आके पड़ेगी, परावर्तक पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा जिसमें पेंट किया होगा, कली होगी। तो ये जो पेंट किया हुआ हिस्सा है ना, ये देखो मैं ऐसे डैश कर दे रहा हूँ, ये बना भी हुआ है, इसमें यहाँ पेंट किया हुआ है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये देखो इसमें आके किरण टकराएगी, इधर इसमें आके यहाँ पर टकराएगी किरण, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, देख रहे हैं आप, अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, वो कहलाता है अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा हाथ है, ये देखो सफेद हिस्सा दिख रहा है आपको इधर, ऐसा अंदर की ओर होगा, और ये जो मेरा काला काला हिस्सा है वो बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसका उल्टा होता है उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की, किरण यहाँ पे बाहर आके टकराएगी, और पेंट किधर किया होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये चित्र जरूर बना लेना। सिंपल आया कि नहीं बच्चों, बताइए, यहां तक आ गया, सिंपल है ना एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में किरण यहां से आती है, और उत्तल दर्पण में किरण इधर से टकराती है बाहर की ओर, और अवतल दर्पण में अंदर की ओर, ठीक है। अब गोलीय दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी है, ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है ना M, और ये N, ये हमारा क्या हुआ, ये मेरा दर्पण हुआ, ये मेरा है, अगर बाहर की ओर है तो ये कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अगर इस तरफ से लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये P हमारा मुख्य अक्ष होता है। ये जो P होगा ना, जो भी आपका दर्पण है, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दर्पण है हमारा, तो इसके बीचों बीच होता है, ये इसके बीचों बीच होगा ये, तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, प्रिंसिपल बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोल रहा हूँ, सॉरी, मुख्य अक्ष क्या होता है, जो इस P से होता हुआ जाता है, ठीक है। और ये C क्या हुआ, केंद्र है हमारा, तो P और C के बीच की दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं, और ये R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और ये P और C के बीचों बीच हमारा क्या होता है, फोकस F, और P से F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक संबंध होता है, जो F होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, R का आधा होता है, R का आधा होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक F है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी F होता है, तो R जो होता है 2F के बराबर होता है, या F बराबर R/2 होता है। इस पर प्रश्न हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डिटेल में समझाता हूँ।
देखिए गोलीय दर्पण में प्रयुक्त कुछ शब्द, ठीक है, कुछ शब्द आएंगे, जैसे ये जो P है, P क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया, जो भी आपका दर्पण होगा, ठीक है, उसके बीचों बीच वाला बिंदु होता है P, ठीक है। और ये फोकस, ये हमारा फोकस हुआ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, C ये हुआ, ठीक है, केंद्र हुआ, बोल सकते हैं केंद्र, ठीक है। तो P से F के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। और P से लेकर C तक की जो दूरी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये दर्पण है, ये दर्पण है ना बच्चों, तो दर्पण के ये पीछे का भाग है और ये आगे का भाग है। जिनके पास गणित है उनको तो पता ही होगा बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है। इधर मैं खड़ा हो गया ना, तो इस तरफ x का मान क्या होता है, प्लस में होता है, और इस तरफ x का मान क्या होता है, माइनस में होता है। और ऊपर जैसे मेरा ये नाभि के ऊपर, ठीक है, ये मेरा नाभि है, सपोज करो ये मेरा नाभि है, ये बिंदु, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा प्लस में होता है, नीचे वाला हिस्सा माइनस में होता है। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर वस्तु, देखो और एक चीज़, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, अपने खोपड़े में डाल लो ये चीज़, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, चाहो तो नोट करके लिख लो। जैसे ये वस्तु मैंने अगर यहाँ रखूँगा ना, दर्पण के सामने रखी जाएगी। देखो और एक चीज़, अभी तो आगे आने वाला है, फिर भी बता देता हूँ, अभी वो चीज़ आई नहीं है, बट मैं अभी बता देता हूँ। जैसे ये दर्पण है, अगर मैं कोई वस्तु यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है बच्चों, तो वस्तु की दर्पण से दूरी, ये जो वस्तु मैंने रखा दर्पण से दूरी, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, उसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। आगे आएगा वो समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारी, जैसे ये मैंने वस्तु रखा था, ये हमारी वस्तु है, इस वस्तु की जो लंबाई होगी या ऊंचाई होगी उसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और ये जो वस्तु है, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है उसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मेरा वस्तु था और ये उसका प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब समझते हैं, ये उसका प्रतिबिंब बना। तो इस प्रतिबिंब को हम H डैश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों, H डैश से। जैसे मैं हूँ, धूप में खड़ा हूँ, तो मेरी परछाई बनेगी, मेरी ऊंचाई को मैं H से प्रदर्शित कर रहा हूँ, परछाई को मैं H डैश से प्रदर्शित करूँगा। तो ये मेरी परछाई, ये वस्तु है, तो ये वस्तु की परछाई है, ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं इसको। तो ये जो प्रतिबिंब बना, ठीक है, दर्पण से कितने दूरी पर है, तो इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और इसे दर्शाते हैं V से, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि भैया आगे आपको पूरा डेफिनेशन वगैरह लिख के दिखाऊंगा। ये मैंने एक दर्पण ले लिया, ये P है, ये F है, ये C है। तो ये P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है, वो मैं पहले बता भी चुका हूँ और बता रहा हूँ डिटेल में। देखो सबसे पहले आता है ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो P पॉइंट है ना बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी अजीब, मैं भूल जाता हूँ, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, ये जो भी आपका दर्पण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है दर्पण MN, तो इसके बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। नोट्स बनाते रहना बच्चों और लिखते रहना प्रॉपर, इससे सिंपल नोट्स, इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है भाई, ये चीज़ बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और दर्पण पर, लेंस पे, तो अगर ये इन शब्दों का हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना, तो वहाँ हमें कन्फ्यूज़न आएगी। तो मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारा P है, ये जो रेखा जो P से होते हुए जाती है, देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ना,
अब ये सब छोड़ दो, सी, ठीक है, यहाँ से बोलो ऐसी रेखा जो पी से होते हुए गुजरती है, ध्रुव से होते हुए गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये लिख देना आप। मतलब ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम सी से निरूपित करते हैं। ये हमारा क्या हुआ बच्चों? वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इससे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर मैं आपको सीधा बताऊं, सिंपल समझो, जैसे ये गोलीय दर्पण क्या होता है? गोले का टुकड़ा ही होता है। गोला है, गोला समझते हो ना आप? वृत्त समझते हो? तो वृत्त बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? केंद्र चाहिए होता है ना? और ये हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है ना, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, उसी को हम सी से निरूपित करते हैं और उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्योंकि ये गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, तो इसका केंद्र भी जरूर होगा, और उसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और उसको हम सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? ये जो हमारी होती है ना, ये परिधि होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। ये हमारा दर्पण है। ठीक है, ये हमारा दर्पण है। दर्पण से, ठीक है, दर्पण से केंद्र तक की दूरी को, दर्पण से केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसे हम आर से निरूपित करते हैं। इसे हम आर से निरूपित करते हैं। आराम से समझना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद आता है द्वारक। अपर्चर कहते हैं। आपने मोबाइल पे सुना होगा अपर्चर कम करो ज़्यादा करो कैमरा का, है ना? अपर्चर क्या होता है? देखो, ये जो दर्पण है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम अपर्चर, द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा को, ये जो दर्पण है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा रेखा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं द्वारक। अंग्रेजी में कहा जाता है अपर्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, मुख्य फोकस, ये जो हमारा है फोकस, ये क्या होता है? फोकस क्या होता है ना, जो हमारा ध्रुव है और ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, उसके बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है, उसके बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जो हमारा वक्रता केंद्र होता है और जो हमारा ध्रुव होता है, उसके बीचों बीच वाला बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। सिंपल, इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। नेक्स्ट आपका आएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? जो मुख्य अक्ष है और जो मुख्य फोकस है, ठीक है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यही चीज़ लिखा होगा, देखना। हाँ, फोकस दूरी आ गया बच्चों। फोकस दूरी क्या होता है? यहाँ देखिए, फोकस दूरी और वक्रत्रिज्या संबंध के बारे में भी आता है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये जो हमारा ध्रुव है P, ठीक है, बार बार मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है लिखने के लिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? 1 नंबर में। तो क्या होता है? जो हमारा ध्रुव है और जो मुख्य फोकस है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा केंद्र है और जो हमारा ध्रुव है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और r बराबर क्या होता है बच्चों? 2f होता है, या फिर जो f बराबर होता है वो r/2 होता है। ये लिख के याद कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हो गया बच्चों यहाँ तक? सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अवतल दर्पण है और जो आपका उत्तल दर्पण है, उसके आधार पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, इस पर बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है।
आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल तो आएंगे। देखो बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल है बच्चों, वो न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है लंबी, ठीक है, सारे एनसीईआरटी के उदाहरण भी करा रखे हैं, और उस पर जितने भी प्रश्न विगत वर्ष में पूछे गए उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, तो उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बट न्यूमेरिकल इसके बाद ही करना, पहले ये वीडियो देखो उसके बाद न्यूमेरिकल देखो। इस चैप्टर से एक आंकिक प्रश्न बड़े नंबर में 5 नंबर में आता है, और ये जो प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण का और लेंस का, इस पर भी एक प्रश्न आता है, चाहे वो 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का हो, आएगा ज़रूर 100%। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने से हम बहुत नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब कैसे कैसे होते हैं, वो इतनी स्थितियाँ होती हैं, कितनी 6 स्थितियाँ होती हैं हमारे पास, क्या क्या होगा। और ये चार्ट आप बना के याद करके लिख सकते हो, लेकिन चित्र कैसे बनते हैं अगर वो आ जाएगा तो वो भी बना के मैं भी आपको दिखाऊंगा, और आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखो, और देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी खुद बनाओ कि किरण जब यहाँ पे होगा तो ऐसे बनता है। जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा बच्चों। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसकी खास स्पेशली ये किरण आरेख की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और जब तक ना आ जाए। कुछ स्थितियाँ बिंब मतलब ये वस्तु, जैसे ये मेरे पास है ना मार्कर, ये वस्तु हो गया, इसको हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, भाई बहुत दूर रख दिया। सी पर रख सकते, सी से परे रख सकते हैं, सी से थोड़ा दूर, सी के ऊपर रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं, और पी और एफ के बीच में रख सकते हैं। ये 6 स्थितियाँ हैं, ठीक है। ये 6 स्थिति बना के भी दिखाऊंगा, और ये टेबल बनेगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अत्यधिक छोटा बनेगा पहले केस पर, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अभी बना के भी दिखाऊंगा। अगर सी से दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, और उसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टी होगी। अगर आप सी पर लोगे बिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, सामान्य साइज का होगा, ठीक है, और जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट, सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा सी से दूर बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, ठीक है, और प्रकृति इसकी होगी वास्तविक तथा उल्टी। एफ के ऊपर अगर वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, और अत्यधिक बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। पी और एफ के बीच में अगर हम रखें तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे बनेगी। दर्पण अगर ये है ना बच्चों, दर्पण अगर ये है तो ये प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगी, सामने नहीं बनेगी, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, विवर्धित और बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, और इसकी आकृति प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी और सीधी होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना, मैं अपने आपको चित्र की मदद से समझाऊंगा कैसे कैसे क्या कंडीशन आएगी। इधर आता तो बढ़िया होता यार। चलिए यहाँ से देखिए, देखो सबसे पहला कंडीशन है बच्चों, ध्यान से देखना है। ये वाला उधर चला जाता तो बढ़िया हो जाता शिफ्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है, पहली कंडीशन है, ठीक है। किरण आलेख अच्छे से समझना है, बहुत ज़रूरी है। ये मेरा दर्पण है अवतल, ठीक है। मेरा बिंब कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत समझते हैं, बहुत ज़्यादा दूर पर है वस्तु। ये सी है ना, हमारा वस्तु इधर कहीं अनंत पर रखा हुआ है, तो कैसा होगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा सी है, ठीक है, बिंब की स्थिति है। देखो यहाँ से आ रहा, डॉट डॉट करके लिखा रखा है ना मैंने, क्यों, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो पहली किरण यहाँ से आई, यहाँ टकराई, ये वाली किरण यहाँ से आई, इस पर टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। देखो रिफ्लेक्ट कैसे होगी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखो ये आई, अब देख रहे रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ये टकरा के इधर से गई, और ये वाली टकरा कर ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
यहाँ पर टकराएगी F पर, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, यहाँ पर फोकस पे बनेगा, ठीक है। जो अत्यधिक छोटा बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर ना इतना छोटा बनेगा कि दिख ही नहीं रहा है, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ ये चीज़ है, प्रतिबिंब यहाँ से टकरा के गया है ना, इसकी इतनी हाइट कम है कि हमें दिख नहीं रही, अत्यधिक छोटा बनेगा, ना के बराबर। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या था कि सी से दूर हो, सी से परे। ये जो हमारा सी है ना सेंटर, इससे दूर होगी वस्तु। देखो कैसे, हमारी वस्तु है ना यहाँ पर, ये सी है हमारी, इससे दूर है थोड़ा, अनंत पे नहीं है, तभी इसके पास रखा, परे में थोड़ा दूर रखा है, ठीक है, सी से परे। अब वस्तु जब यहाँ पर होगी तो क्या होगा, ये किरण यहाँ से पहले यहाँ से इसके गई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस दूरी से होते हुए जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, किरण अब की बार यहाँ फोकस दूरी से गई, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, देखो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके गई इधर, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब मेरा यहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब मेरा F तथा C के बीच बना, ठीक है। ये F है और ये C है, इसके बीचों बीच बनेगा प्रतिबिंब हमारा। प्रतिबिंब जो वस्तु का आकार था ना, उससे थोड़ा छोटा बनेगा, ये बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा प्रतिबिंब का आकार। और वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा क्यों, क्योंकि नीचे बना है, वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। बताओ बच्चों, आया कि नहीं, आएगा तभी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे अपने हाथों से, ठीक है। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब बिंब की स्थिति सी पर है, ये जो सी है ना, यहाँ पर होगा हमारा कोई वस्तु, देखिए ये हमारी वस्तु है ए बी, ठीक है। तो किरण यहाँ से गई, यहाँ से टकराएगी और वापस कहाँ से आएगी, फोकस से होते हुए, ये फोकस है ना, यहाँ से होते हुए आएगी। नेक्स्ट, अब की बार किरण यहाँ से गई, यहाँ गई और यहाँ से वापस आएगी, देखो आ गई वापस, ठीक है। यहाँ पर आया है, यहाँ पे आके टकराया, तो प्रतिबिंब हमारा वहीं पे बनेगा, देखो यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक है। इस प्रतिबिंब को हमने क्या बोल दिया, ए डैश बी डैश, और ये ए बी हमारा क्या था, बिंब, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो सी पर बनता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर बना, और समान साइज का होगा। समान साइज का मतलब जितना वस्तु की ऊंचाई थी ना, उतनी ही ऊंचाई का आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का था तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा। उसके साथ साथ वास्तविक होगा, नीचे बना है तो उल्टा होगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सी तथा एफ के बीच अगर होता है, ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है, अब इसके बीचों बीच अगर हम रख दें वस्तु, ये मैंने वस्तु रख दिया इसके बीचों बीच, ठीक है। सी तथा एफ के बीच कहीं पे भी रखोगे तो फिर क्या होगा, पहले किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकराएगी और वापस आ जाएगी, एफ से होते हुए गई, एफ से होते हुए वापस चली आएगी दोबारा। अब की बार वो यहाँ से जाएगी एफ से होते हुए और यहाँ से वापस आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। देखो ये प्रतिबिंब बना हमारा ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से दूर बना, यहाँ हमारा सी था ना, प्रतिबिंब मेरा यहाँ बना, तो प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, सी से दूर बनेगा, और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर ये 5 था तो ये 5 से बड़ा, जैसे कि 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का बनेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अब की बार बड़ी होगी क्योंकि ये सी से दूर बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा क्योंकि नीचे बना है, ठीक है। अगली स्थिति पे आ जाते हैं। अगर F पर होगा प्रतिबिंब, ये जो F है ना, अगर प्रतिबिंब हम F पे रख दें तो क्या होगा, प्रतिबिंब बोल रहा हूँ, वस्तु को अगर हम F पर रख दें तो क्या होगा, ये ए भी हमारी वस्तु है, तो पहले किरण यहाँ गई, यहाँ से टकराई उस पर,
और ये फोकस दूरी से आएगी, ठीक है। दोबारा ये आगे बढ़ा दिया हमने, दूसरी किरण, अब की बार ये यहाँ से गई, ठीक है, ऊपर की ओर, और यहाँ से टकरा कर यहीं से वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये किरण हम आगे थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखो जो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, ये अनंत दूरी पे जाके मिलेगा, ये ऐसे चलते हुए ना अनंत दूरी पे मिलेगा, और अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। और नीचे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं पर, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक हो गया बच्चों। आखिरी कंडीशन, P और F के बीच में अगर रखें, ये P है हमारा और ये F है, इसके बीच में अगर कहीं पर हम वस्तु को रख दें तो क्या होगा, ये हमने यहाँ वस्तु रख दी, ठीक है, P और F के बीच में, तो पहला किरण यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ टकराएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी। दूसरी बार किरण यहाँ से यहाँ गई, टकराई और यहीं इसी सी वापस आ जाएगी, सी से होते हुए जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ अगर हम आगे बढ़ाएं, ये रेखा इसको मैं आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं, तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ बनेगा, पीछे बनेगा दर्पण के, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें लिखना है, देखो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्तित होगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा, क्योंकि वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब भी इसी जगह बन रहा है, तो सीधा बनेगा, नीचे बनता है तभी उल्टा होता है, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई आपकी, 6 स्थिति मैंने बता दी। अब आता है अवतल दर्पण की, अवतल बता दिया ना, अभी उत्तल का भी बताऊंगा, सबर करो, सब मिलेगा। अवतल दर्पण के उपयोग, सामान्यतः जो अवतल दर्पण होता है ना, उससे आप क्या करते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो टॉर्च होती है, जो सर्च लाइट होती है, जो वाहनों के सामने हेडलाइट होती है, वो जो लगा हुआ होता है ना दर्पण, वो किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है, ठीक। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। जो दांत दिख रहा होगा ना यहाँ पर, ये जो लगा के देखते हैं ऐसे दंत चिकित्सक, वो दर्पण किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किया जाता है, जैसे हम शेविंग करते हैं, ठीक है ना, या नाई की दुकान में जो दर्पण लगा हुआ होता है अवतल होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हैं, इतने सारे लिखा दिए, कोई 3-4 याद कर लेना। अब उत्तल दर्पण का मैं प्रतिबिंब बनाना दिखाऊंगा ना, तो उसकी मेनली 2 होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, और जो कली होती है पेंट किया हुआ वो अंदर की ओर होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मेरा क्या हुआ, ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये केंद्र हुआ, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, पहले उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको चित्र में ले जाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, है ना। तो उस कैसे का जवाब पाने के लिए पहले ये चीज़ समझ लो। देखो, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती है, ठीक है। बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ से आएगी, यहाँ टकराएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी, और इसका अगर मैं बनाऊँ डाइजेस्ट करके, ये सी से होते हो जाएगी, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस क्या हुआ, ये एफ से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। परावर्तन के पश्चात ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर निकलेगी, ठीक है। कैसे देखो, ये किरण आई, यहाँ से टकराई, उसके बाद यहाँ से
टकरा के इसके समांतर, इस रेखा के समांतर चली जाएगी, यही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र का ये सी है, निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं आपको। ये किरण आई, ठीक है, उसी दिशा में, ये आने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाती है। अगर इसको मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दूं, ये सी से होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। ये किरण आई, P से टकराई और टकराने के बाद इस नीचे की दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये होता है। अब उत्तल दर्पण की मैं बात करूं तो दो केस होते हैं। बिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे होगी, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति होती है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो P तथा F के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, एक बहुत छोटा मतलब बिंदु के आकार का, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी और सीधी होगी। ये दो कंडीशन है। ठीक है, इनको देखिए। पहली कंडीशन क्या है, अनंत पर। दो ही कंडीशन है। ये P है, जो मेरा वस्तु है वो अनंत पर है। ठीक है, ये मेरा वस्तु है, देखो ए भी अनंत दूरी पर है। पहले क्या होगा, ये किरण यहाँ से गई, अनंत से जा रही है, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से टकरा कर इस दिशा में वापस चली आएगी, आई। और उसके बाद इस किरण को मैं आगे अगर बढ़ाऊँ तो ये कहाँ पे आके मिलेगी, F पे आके मिलेगी। अगर इसको मैं आगे बढ़ाते हुए ले जाऊँ, ठीक है, कहाँ पे जाके मिलेगी, F पे मिलेगी। तो प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा और आभासी तथा सीधा होगा। इधर बनाना, जो प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत छोटा, बिंदु के समान होगा और आभासी और सीधा बनेगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर रखा जाए, ठीक है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा गया है, तो क्या होगा, पहली किरण मेरी यहाँ से गई, इसके समांतर यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद ये यहाँ से वापस चली जाएगी ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये किरण को अगर मैं डाइजेस्ट करके लेते जाऊँ, यहाँ पे F से होते हुए जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर ये किरण इधर से जाती है, थोड़ी तिरछी हुई जाती है, तब क्या होगा, टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये ऐसे जाएगी, इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और इसको अगर मैं आगे बढ़ाते हुए ले जाऊँ इस बिंदु को, तो ये C से होती हुई जाएगी। ठीक है, और C से होते हुए जाएगी, यहाँ पे इसने टकराया तो ये जो बना, ये मेरा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है, और सीधा होगा। तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने, प्रतिबिंब P तथा F के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बिंदु के आकार का छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण, ये फिगर, ये चित्र देखिए, ये कार है और ये जो हेडलाइट के पीछे जो लगा पड़ा है दर्पण, उसमें आपको रास्ते का, ये पीछे से भी एक कार आ रही है, दिख रहा है आपको, ये कार आ रही है, पूरा रास्ता है, खंबे हैं, ये सब इसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो जो बैकलाइट होती है ना, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कि उत्तल दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के वस्तु बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग तो इसी में किया जाता है। उसके साथ साथ सड़कों पे आपने देखा होगा,
जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि ये किरण को फैला देती हैं। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट में परावर्तक रिफ्लेक्ट के रूप में किया जाता है। ये इसका उपयोग है। ठीक, चिन्ह परिपाटी की बात करें, ठीक है, चिन्ह परिपाटी की बात करें तो ये चिन्ह परिपाटी देख लो, सिंपल सा रूल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना वाला नहीं है। अगर आपको मैथ के विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा आसान है। ये चिन्ह परिपाटी समझाने के लिए मैं ये बता देता हूँ, इसको समझ लो बच्चों। इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये है ना, और इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इधर एक्स का मान प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है। ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना वो यहाँ है, ये यहाँ है। अब इस तरफ होगा तो प्लस में होगा, इस तरफ होगा तो माइनस, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, ये वस्तु है, अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, ऊंचाई है, ठीक है, प्लस में होगी, ऊंचाई इसकी प्लस में होगी, लेकिन वस्तु की दूरी, ये वस्तु है और ये दर्पण से जो दूरी है u, ये सदैव माइनस में होगी, ये सदैव माइनस में होगी, क्योंकि ये इस तरफ है और इस तरफ होने पे मान क्या होता है, माइनस में होता है। और हाँ, मैंने पहले ही बोला था, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है और हमेशा u का मान माइनस में ही होगा, चाहे वो दर्पण की बात हो या लेंस की बात हो। क्वेश्चन में देखो बच्चों, ध्यान रखना, u का मान हमेशा नेगेटिव में होता है, कॉपी में लिख लीजिए। दर्पण को हमेशा, सॉरी, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने, ठीक है, रखा जाता है, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का मान, सॉरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। छोटी छोटी चीज़ें लिख लीजिए कॉपी में, ये न्यूमेरिकल में भी मैंने करा रखा है, बता रखा है, परंतु यहाँ पे लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, ऊंचाई ऊपर की अगर होगी तो ये ऊंचाई, वैसे अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो वो प्लस में होगी। ठीक है, और ये वस्तु की प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ठीक है, एच डैश, ऊंचाई नीचे की ओर होगी तो वो माइनस में होगी। ठीक है, बिंब की दूरी को हम u से u हमेशा ऋणात्मक होती है, ये मैंने लिख दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, लिख लो कॉपी में। अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। दर्पण बोलेगा तो दर्पण सूत्र ये लगेगा, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। u क्या होता है, ये होता है बिंब की दूरी। ठीक है, ये अगर मेरा दर्पण है, ठीक है, ये मेरा वस्तु है, ठीक है, ये मेरा वस्तु है ए बी, तो इस दर्पण से इस वस्तु की इस दर्पण से दूरी को हम u से वर्जित करते हैं। और जैसे ये मेरा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से वर्जित करते हैं। ठीक है, और f क्या होता है, फोकस दूरी। अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, अवतल दर्पण तो फोकस दूरी माइनस में होगी। और ये सूत्र होता है, ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है। इस पर क्वेश्चन करा रखा है मैंने पहले ही, जिसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। पहले क्वेश्चन मत देखो, पहले ये पूरा चैप्टर समझो। क्वेश्चन मैंने अलग से बना के करा दिया है, अभी नए क्वेश्चन फिर से कराऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। देखिए, उसके बाद आता है आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो आवर्धन को अगर मैं गणित के रूप में बताना चाहूँ तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है, उसके अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होता है, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाती है। ठीक है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात में व्यक्त किया जाता है और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। और m बराबर होता है
एच डस बट्टे एच, ठीक है। और इसको और एक सूत्र भी होता है, और एक सूत्र क्या होता है, माइनस के एम बराबर माइनस के बी बट्टा यू, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर एच डस बट्टे एच बराबर माइनस के बी बट्टा यू। ये होता है दर्पण के लिए, ठीक है। अगर यही सूत्र आपसे लेंस के लिए पूछे बच्चों तो पता है आवर्धन का क्या होगा, m बराबर एच डस बट्टे एच, ये तो रहेगा, ये बस प्लस हो जाएगा माइनस का, ये लेंस का होता है। दर्पण के लिए ये सूत्र होता है, लेंस वाले के लिए अभी आगे आएगा, ठीक है। याद रखने की टेक्निक ही बता देता हूँ। और अगर आपसे लेंस के लिए सूत्र बोलता, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, प्लस की जगह माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस की जगह प्लस, इतना सा फर्क है, एक के साथ दूसरा फ्री। दर्पण वाला याद करोगे, लेंस वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और वो मैंने करा रखा है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोट पर। इतना बारीक और इतना डिटेल और इतना इजी वे में कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। लोग एक ही चैप्टर को कितने कितने लेक्चर्स पढ़ा देंगे, लेकिन इतना सिंपल और टू द पॉइंट कोई नहीं बताएगा बच्चों। फालतू एक चीज़ नहीं बताता हूँ मैं, सिंपल रखता हूँ, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में रखता हूँ, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा अनमोल है। जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से ही आएगा क्वेश्चन, फिक्स है। देखो अब ये m क्या है बच्चों, हमारा m होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक है, माइनस में है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। बिना टेबल याद किए भी आप बता सकते हो m की मदद से। m अगर माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर m धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और उल्टा है सीधा है वो भी क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर v का मान प्लस में आता है तो सीधा बनेगा, अगर v का मान माइनस में आता है तो उल्टा बनेगा। वो भी शायद लिख रखा है, मैंने नहीं लिखा है। देखो उसके बाद अगर m का मान 1 आ जाता है, एग्जैक्टली 1, तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है बिंब के आकार के बराबर होगा। अगर m का मान 1 से बड़ा आ जाता है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा हो जाएगा, और अगर m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होता है। कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद ये भी लिख लो, अगर v का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, ठीक है। और v का मान अगर माइनस होगा तो उल्टा बनेगा, ठीक। ये भी लिख रखा है। देखो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा 1 होता है, प्लस का 1, ये भी लिख लेना। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं ना। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, और ठीक है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। अगर m का मान पॉजिटिव हो और m का मान 1 से छोटा हो तो दर्पण उत्तल होगा, अगर m का मान पॉजिटिव हो और m का मान 1 से बड़ा हो तो दर्पण अवतल होगा, और m का मान अगर नेगेटिव हो तो दर्पण तब भी अवतल होता है। और अगर समतल दर्पण आवर्धन m हो तो वो समतल दर्पण होता है। ये भी आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन में हमें 2 माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये निर्वात है, आप बोलते हो ना निर्वात, ये निर्वात है। निर्वात का मतलब खुला वातावरण। और ये कुछ माध्यम है सघन, जैसे कोई बंद कमरा हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, ठीक है। ये दूसरा माध्यम है। ये प्रथम माध्यम निर्वात, खुला माध्यम है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये मेरा अभिलंब है, ठीक है, सीधी रेखा 90 अंश का कोण बना रही है। प्रकाश की किरण आएगी यहाँ से, आपतित किरण यहाँ से आई, टकराएगी दूसरे माध्यम में ना, इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, इसी सीध में, इसको इसी सीध में जाना चाहिए था, उस सीध में नहीं जाएगी, थोड़ी सी वहाँ से मुड़ जाएगी। देखो किरण यहाँ से नहीं जाएगी, किरण थोड़ी मुड़ के नीचे हो जाएगी, अपने रास्ते से भटक जाती है।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये इसका मार्ग है तो इस मार्ग में नहीं जाएगी। प्रथम माध्यम में यार दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, रास्ता भटक गई। प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी माध्यम से ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल आदि। किसी दूसरे माध्यम में नहीं होगा। कौन से माध्यम में होगा? पारदर्शी माध्यम में ही होगा। ये ध्यान रखना। तो ये हमारी जो किरण है, ऐसे आपतित किरण कहते हैं और ये जो किरण हो गई अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है। ये मेरा आपतित कोण हो गया, ये मेरा परावर्तित कोण हो गया। चित्र जरूर बना लेना। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है ये भी जान लीजिए। ठीक है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। देखो, जब निर्वात में आ रही थी तो प्रकाश की चाल कुछ अलग थी। जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी और उसी कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अगर तुमसे कोई पूछे भाई प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो बोलोगे प्रकाश की चाल के बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि पहले निर्वात में रहती है और दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है और दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाती है। इसी कारण हमें प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। तो नियम की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास ना 3 नियम होते हैं इसमें। ठीक है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये आपतित किरण है, या अभिलंब है और अपवर्तित बिंदु तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या, देखो ये जो आपतित किरण है तिरछी आपतित हो रही है ना, तो ये आपतन कोण की ज्या साइन आई और ये अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर होता है। ठीक है। इसका जो अनुपात होता है ना वो एक नियतांक होता है और जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। स्नेल का नियम, दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है, एक नियतांक, जिसे स्थिरांक भी कहते हैं। जो नियतांक होता है वो स्थिरांक के बराबर होता है। इस नियम को हम स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नियम तो यही है। साथ ही साथ ये स्नेल के अपवर्तन के नियम अलग से लिखने के लिए एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला टॉपिक सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम क्या होता है ना, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं। ठीक है। सघन माध्यम में जहाँ पर कण अधिक समीप होते हैं वो सघन माध्यम होता है और उसमें जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और विरल माध्यम में क्या होता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है और विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के जो कणों का घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है। तो ये अंतर होता है सघन और विरल माध्यम में। अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसी स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। आपके पास 2 माध्यम होंगे तो एक माध्यम से प्रकाश आएगी, वहाँ से टकरा कर दूसरे माध्यम में जाएगी, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है।
कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये टेबल याद कर लो, इस टेबल पर अपवर्तनांक पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, जैसे हीरे का अपवर्तनांक इतना क्यों होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, प्रकाश की चाल इतनी है, अपवर्तनांक इतनी है, तो वायु की चाल क्या होगी, इस पर न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं, इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो माध्यम है, अगर वायु लेंगे तो अपवर्तनांक इतना होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है, जल का 1.33 है, एल्कोहल का 1.36 है, केरोसिन का 1.44 है, संगलित कार्ड्स का इतना है। ठीक है, बेंजीन का 1.50 है, हीरे का 2.42 है। ये सब अपवर्तनांक आप याद कर सकते हैं। ये क्या पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाए कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा इंपॉर्टेंट है, जल इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, देखो ये सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। पहली स्थिति ऐसी है कि किरण यहाँ से गई, टकराएगी, ये इधर मुड़ जाएगी। लेकिन ये तो नॉर्मल हुआ ना, ये हमारा आपतन कोण हुआ, ये हमारा परावर्तन कोण हुआ। अब क्या है, ये सघन माध्यम से ये हमारी आपतित किरण आई यहाँ पर और टकराने के बाद ना सीधी ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा कोण कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में इसे क्या कहा जाएगा, क्रांतिक कोण कहा जाएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाएगी और यहाँ से मुड़ेगी विरल माध्यम में, तो कोण बनाएगी 90 का, तो उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखो, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है ना। सामान्य स्थिति में क्या होता है, किरण यहाँ से आती है, टकराती है और ऐसे चली जाती है। ये मेरा आपतन कोण होता है और ये मेरा परावर्तन कोण होता है। क्रांतिक कोण में क्या होता है, ये यहाँ से आती है, टकराती है और यहाँ से चली जाती है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, तो ये क्रांतिक कोण होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है ना, यहाँ से आती है, टकराती है और वापस उसी माध्यम में ऊपर चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, क्रांतिक कोण कितना है, 90 डिग्री है, अधिक होने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट जाती है। ठीक है, क्रांतिक कोण 90 से ज़्यादा हो गया, सघन माध्यम से आई और टकराकर सघन माध्यम में ही वापस चली गई। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, और जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो सघन माध्यम से जो किरण आ रही है वो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे लेंस की बात। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी पदार्थ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी पदार्थ, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। ठीक है, अगर इसको बनाए ना आगे तो ये इसका गोली भाग इधर होता है, और इसको अगर ऐसे बनाओगे तो इसका गोली भाग इधर होता है। ठीक है, ये चीज़ भी ऐसी होती है, गोली हिस्से से बना होता है। ठीक है, तो ये होता है उत्तल लेंस इस शेप में, और वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो। ये जो उभार है बच्चों, ये बाहर की ओर होगा। ठीक है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं।
इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। ठीक है, यहाँ पर इसके तो दो फोकस होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है ना, जो किरण है ऐसे आती है, जा रही है, सारी किरण ऐसे जाएंगी, यहाँ से टकराने के बाद ना एक जगह पर आके अपसरित होंगी सारी किरण। देखो इससे अपसरित होंगी एक ही जगह पर। ठीक है, तो अभी इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला है ये आपका क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर, ये देखिए अंदर की ओर वक्रित मुड़े हुए होते हैं, अवतल लेंस कहलाता है। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अपसरित कर दे, फैला देता है। कैसे, देखिए ये किरण आई, ठीक है, किरण आने के बाद क्या करेगा, इसको ये फैला देगा। ठीक है, तभी इसका उपयोग टॉर्च में होता है। अब लेंस में प्रयुक्त होने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में जान ले। जैसे हमने दर्पण के बारे में जाना था, इसमें भी होता है वक्रता केंद्र होती है, मुख्य अक्ष होता है, लेंस का फोकस दूरी होता है। ये सब क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले वक्रता केंद्र के बारे में बात करते हैं। सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ पर एक गोले के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 और C2 से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसे C1 और C2 से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ये आपका C1 हुआ और ये आपका C2 हुआ। मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों ओर वक्रता केंद्र से, यहाँ वक्रता केंद्र इधर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा है ना हरी हरी, ये हमारी मुख्य अक्ष है। उसके बाद लेंस का फोकस दूरी, किसी लेंस के मुख्य फोकस की इस प्रकाशिक केंद्र से दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। सेंटर से प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र जो होता है ये हमारा ये ओ, इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, सेंटर। लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे ओ अक्षर से निरूपित करते हैं। फिर आता है अपर्चर। अपर्चर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मेरा क्या हुआ, अपर्चर। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा को प्रभावी व्यास इसका द्वारक अपर्चर कहलाता है। इसे mn से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस और फिर अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहाँ होता है। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये मेरा अवतल लेंस है। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस, और ये मेरा क्या है बच्चों, अवतल लेंस। तो इसके बारे में भी देख लीजिए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ये मुख्य फोकस है, ये F2। ठीक है, किरण बहुत सारी आएंगी, टकराने के बाद इससे यहाँ एक जगह पर एकत्रित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से जाती है। तो ये जो हमारा F2 होता है ये हमारा मुख्य फोकस होता है। और अवतल लेंस पे जो मुख्य फोकस होते हैं ये होता है, देखो अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हैं। इस मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आई, टकराने के बाद यहीं से चली जाएगी। ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है अवतल और उत्तल लेंस में। अब मैं आपको समझाऊंगा किरण आरेख इसका। किरण आरेख स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, उतने लेंस के लिए हम देख रहे हैं। अगर बिंब की स्थिति अनंत पर हो, ठीक है, बिंब हमारा कहाँ पर है, अनंत पर है, तो कैसा होगा, देखिए ये अनंत से रेखा आएंगी, ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और हमारा F2 से होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। सी से अगर दूर होता है हमारा, ठीक है, अगर हमारा C1 दो प्रकाशिक केंद्र होते हैं ना, एक C1 और एक C2, अगर C से हमारा दूर बनेगा, C1 से परे यहाँ पर है, ठीक है, वस्तु, तो क्या होगा, किरण पहले यहाँ से जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगी, फिर क्या होगा, ये यहाँ से जाने के बाद टकरा के F2 से होती हुई जाएगी और यहाँ मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वहाँ मेरा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ओके बच्चों, तो देखो मेरा वस्तु यहाँ पे था और ये मेरा लेंस है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये मेरी क्या कहलाएगी, बिंब की दूरी u से प्रतिशत होगी। मेरा प्रतिबिंब उधर बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब उधर बन रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये v कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी है। और ये जो F2 है और ये जो सेंटर ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। कैसा होगा, प्रतिबिंब हमारा C2 और F2 के बीच में बनेगा, ठीक है, C2 और F2 के बीच में बनेगा। ये देखो ये C2 है, ये F2 है, इसके बीच में बना। उसके साथ साथ बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जितना वस्तु है ना उससे छोटा बनेगा ये प्रतिबिंब। और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, क्योंकि नीचे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बिंब F पर होगा तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा वस्तु है F पर, तो यहाँ से किरण जाएगी, एक बार इधर इसके समानांतर गई और एक किरण यहाँ से गई सेंटर से होते हुए O से, ठीक है। तो ये वाली किरण कहाँ से टकरा के जाती है, F2 से होती हुई जाएगी और मेरा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा F2 पर, ठीक। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना, C2 पर बना, ये C2 पर बना, ठीक है। और उसके साथ बिंब के बराबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा C1 पे ही रखा था और मेरा प्रतिबिंब C2 पर ही बन रहा है। तो जो वस्तु का आकार होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर मेरा जो वस्तु है वो F पर रखी जाए, ठीक है, अगर मैं वस्तु कहाँ रख दूँ, F के ऊपर रख दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाली किरण यहाँ से जाएगी सेंटर और ये वाली यहाँ से टकराएगी और फिर F2 से होता हुआ चली जाएगा। मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, देख रहे हो, C2 से परे बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब मेरा C2 से परे बनेगा, बिंब से बड़ा होगा, जितना मेरा वस्तु था उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चित्र से अनुमान लग रहा है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर मेरा F पर बने ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली यहाँ पर रहे, अगर F पर रहे तो यहाँ पर अगर रहेगा तो यहाँ से जाने के टकरा के F2 से होता हुआ जाते हैं और ये वाला यहाँ से होता हुआ जाएगा और ये पता नहीं बहुत दूर जाके मिलेगा और बहुत दूर जाके सपोज करो यहाँ पे कहीं मिल रहा है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर F1 पे रखेंगे तो, F पर रखेंगे तो, ठीक है, F1 से आगे रखेंगे तो ये होगा। अब देखो अवतल लेंस का, ठीक है, बिंब की स्थिति अगर अनंत पर अगर हमारा बिंब होगा तो क्या होगा, ये वस्तु मेरी अनंत पर है, बहुत दूर पे रखा हुआ है वस्तु, यहाँ पे जाके टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ से अगर ऐसे जाएगी तो F1 से होता हुआ जाता है, ठीक है, F1 से होता हुआ जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
यहाँ बनता है F1 पर, और अत्यधिक छोटा बनता है यहाँ पर, बिंदु के समान प्रतिबिंब बनता है, छोटा सा। अगली स्थिति क्या है, C1 और F1 के बीच में अगर रख दें हम, ठीक है, ये मेरा C1 होता है, उधर मेरा C2 होता है, तो C1 और F1 के बीच में अगर हम वस्तु को रख दें तो क्या होगा, तो पहली किरण यहाँ से गई, इसके समानांतर यहाँ से जाएगी, और दूसरी यहाँ से होती हुई जाएगी, सेंटर से आगे जाएगी, फिर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये टकरा कर इधर चली जाती है, ठीक है। फिर अगर इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूँ रेखा को, तो ये F1 से होता हुआ आएगा, ठीक है, और यहाँ से टकरा, यहाँ से पास होगी, तो ये जो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होगी, प्रतिबिंब छोटी होगी, सीधी होगी, क्योंकि इधर ही बन रहा है, ठीक है। F1 तथा O के बीच बनेगा प्रतिबिंब, देखो F1 और O इसके बीच बन रहा है प्रतिबिंब, बिंब से छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, क्योंकि ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब तो सीधा लिखेंगे, नीचे होता है तो उल्टा लिखते हैं। यही स्थितियाँ हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चित्र बनाओगे खुद टॉपिक लिख लिख के तो आपके दिमाग में बैठेगा, आप सोचोगे मैं याद कर लूँगा, ज़िंदगी भर याद नहीं होगा, आप बार बार भूल जाओगे, क्योंकि चित्र भी बनाने के लिए एग्जाम में आते हैं। सबसे बेस्ट है चित्र बना के 3, जैसे मैंने लिखवाया ना, सिंपल वे में नोट्स बना लो, हमेशा याद रखेगा। चिन्ह परिपाटी जैसे वहाँ होता है वैसे इधर होता है। गोली लेंसों में सभी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है, जिधर से प्रकाश आएगी ना उस भाग को ऋणात्मक मान लेना है, ये फिक्स है, चाहे जो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है। जिधर हम बिंब को रखते हैं वो भाग ऋणात्मक हो जाता है, जिस तरफ आप वस्तु को रखोगे ना वो भाग आपका ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाएगा। लेंस में सभी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को धनात्मक लेते हैं और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब लेंस के धनात्मक भाग में बनते हैं और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब लेंस के ऋणात्मक भाग में बनते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। बिंब की ऊंचाई सीधा होता है इसीलिए इसे धनात्मक लेते हैं, प्रतिबिंब की सीधा होता है आभासी और सीधा यदि प्रतिबिंब एचडस उल्टा हो तो, ये छोड़ दो, ये 2 पार्ट लिख लेना। तो वही चीज़ जैसे उधर था ना यहाँ पर भी है, ये मेरा है उत्तल लेंस, ठीक है। इस तरफ क्या होगा पॉजिटिव और इधर क्या होगा माइनस में, नीचे अगर बन रहा है प्रतिबिंब तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। वैसे ये अवतल लेंस के लिए भी है चिन्ह परिपाटी, सेम टू सेम वही लॉजिक चलता है। लेंस सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ प्लस की जगह बस माइनस आ जाता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। u क्या होता है बिंब की दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, f क्या होता है फोकस दूरी, ठीक है। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, लेंस में आवर्धन भी बता चुका हूँ, वही सब कुछ है। लेंस की क्षमता, अच्छा लेंस में आवर्धन मैंने लिखवाया नहीं क्या, तो लेंस की क्षमता आ गया। देखो लेंस का आवर्धन क्या होता है, m बराबर h/h, ये होता है b/u के बराबर। परिभाषा वही है आवर्धन का, इसमें कोई नई परिभाषा नहीं आएगी, जो परिभाषा वहाँ था वही परिभाषा यहाँ होगी बस, ठीक है। बस दर्पण की जगह पर लेंस लग जाएगा। लेंस की क्षमता, अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता क्या होती है, जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे p से प्रदर्शित किया जाता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे p से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण, देखो हम अपनी आँख से यहाँ पर रखा, मैं इस मार्कर को भी देख पा रहा हूँ, वो सूरज चमक रहा है उसको भी देख पा रहा हूँ, तो वस्तु को हम देखने के लिए ना हमारी आँख फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, कम ज़्यादा करता है, इसे ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। हमारे आँख भी एक तरीके का लेंस है, ठीक है ना। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, या उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है
और इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका SI मात्रक डायोप्टर D से प्रदर्शित करते हैं। एक डायोप्टर में 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। कभी कभी यह आ जाता है, एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। तो एक डायोप्टर क्या होता है? जब फोकस दूरी आपकी 1 मीटर होगी या 100 सेंटीमीटर होगी, लेंस की क्षमता P 1/f ये सूत्र होता है तब जब आपका फोकस दूरी मीटर में लिया जाता है, और P 100/f तब लिया जाएगा जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिया जाए। दो सूत्र हैं, एक 1/f जब फोकस दूरी मीटर में हो, एक 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की माइनस में, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। लेंस के उपयोग क्या है? प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, देख रहे हो आप, सूक्ष्मदर्शी वो हो गया, एक ये हो गया, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा आदि में प्रयोग किया जाता है। चश्मों में दृष्टि दोष, 11वां चैप्टर जो पढ़ेंगे हम, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, उसका निवारण कैसे होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। रीडिंग लेंस, ये रीड करने के लिए, घड़ी साज जो घड़ी ठीक करता है ना, उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये लेंस के उपयोग हो गए। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने बड़े आसानी वे में समझाते हुए समझा दिया है, करा दिया है। इसके आंकिक प्रश्न मैंने नहीं कराए हैं, जो मैंने अलग से वीडियो बना के रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। और नए वीडियो तो आने ही वाले हैं आंकिक प्रश्न के भी। हर एक चीज़ को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आप इस एक वीडियो को देख लोगे ना, NCERT का हर एक चीज़ इसमें कवर है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए वो हम मुझे ज़रूर बताओ। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।